Good afternoon, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. Friends, today we are doing practice set number 47. Very first question of this set is first question is in which play Galsworthy renounces racial prejudices for just social treatment to all classes of people in society. किस प्ले में ये गाल्सवर्दी ने शो किया है? ए द सॉ, बी द फॉरेस्ट, C. A bit of love, and D. Loyalty. So, correct answer social prejudices. Option number D. Loyalties. Next question. Question number second. In art and literature, the act of describing animals and things as having human feelings. A. Human fallacy, B. Personification, C. Onomatopoeia, and D. Pathetic fallacy. Correct answer is option number D. Pathetic fallacy. पैथेटिक फैलेसी और पर्सनिफिकेशन में आपका डिफरेंस है और वो डिफरेंस समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो पैथेटिक फैलेसी आपकी होती है ये आपका गिविंग इमोशन टू समथिंग नॉन ह्यूमन, ठीक है। बट पर्सनिफिकेशन इज गिविंग एनी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ये जो है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स किस में शो करता है? किसी ऑब्जेक्ट में शो करता है, ठीक है। यानी कि पर्सनिफिकेशन वहाँ होगा जहाँ पे आपका ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो है किसी ऑब्जेक्ट्स में दिखाई देगा, और आपका पैथेटिक फैलेसी वहाँ होगी जहाँ आपका नॉन ह्यूमन में आपका ह्यूमन जो इमोशंस है वो आपको दिखाई देगा, वहाँ पे आपका पैथेटिक फैलेसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी? जो ये टर्म है आपका पैथेटिक फैलेसी, ये किसने इन्वेंट किया था? ए आर्नोल्ड, बी जॉन रस्किन, सी ड्राइडेन, एंड डी शेक्सपियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जॉन रस्किन. The term pathetic fallacy is invented by John Ruskin. Question number 4. In English, Octavia Rima first appeared in Elizabethan translation of A. Aeneid, B. Tasso and Ariosto, C. Sohrab and Rustam, D. King James Bible. So, correct answer is option number B. Tasso and Ariosto. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इन इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पे देखिएगा इन ये गलत हो गया है. इन इंग्लिश लिटरेचर ब्लैंक वर्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ए आर्ल ऑफ सरे, बी मिल्टन, सी शेक्सपियर, एंड डी वाल्ट विटमैन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आर्ल ऑफ सरे. ये कौन है आर्ल ऑफ सरे? हेनरी हावर्ड. हेनरी हावर्ड. क्वेश्चन नंबर 6. हु किल्स मैकबेथ एंड पुट्स हिज हेड ऑन अ स्पाइक? कौन वो कैरेक्टर है जो मैकबेथ को किल करता है और उसके हेड को स्पाइक मतलब नुकीला पदार्थ होता है उस पर रखता है? ए मैकडफ, बी मैलकोलम, सी फ्लियंस, एंड डी सीवार्ड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मैकडफ. मैकडफ किल करता है मैकबेथ को और उसके हेड को कट करके एक स्पाइक पर रखता है और मैलकोलम को प्रेजेंट करता है. क्वेश्चन नंबर 7. हु इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन? मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोटेड राइटर. A. Alexander Pope, B. Shakespeare, C. Wordsworth, and D. Dr. Johnson. So correct answer is option number B. शेक्सपियर. शेक्सपियर को सबसे ज़्यादा कोट किया गया
और उसमें भी आपका सबसे ज़्यादा जो है हैमलेट कोट किया गया है। हैमलेट की कोटेशन जो है सबसे ज़्यादा कोट की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड, जो शेक्सपियर है वो आपका बेन जॉनसन के किस प्ले में एक्ट किया है? एक तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और दूसरा वो कौन सा है जिसमें शेक्सपियर ने एक्ट किया है? ए एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, बी सीजानस हिज फॉल, सी एल्केमिस्ट एंड डी अ टेल ऑफ टब। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीजानस हिज फॉल। क्वेश्चन नंबर 9, शेक्सपियर वॉज buried इन द चैनल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च आफ्टर हिज डेथ। जो शेक्सपियर को दफनाया गया वो मृत्यु के कितने दिन बाद जो है होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया? ए 4 days आफ्टर, बी 1 day आफ्टर, सी 2 days आफ्टर एंड डी 3 days आफ्टर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2 days आफ्टर। और 23 को डेथ हुआ उसकी, और ब्यूरिड कब किया गया? ऑन 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1660 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अबाउट विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द क्रिटिक फ्रैंक करमोड कमेंट्स द प्ले offers neither its good character nor its audience any relief from its cruelty? A. Julius Caesar, B. Hamlet, C. Romeo and Juliet and D. King Lear। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, किंग लियर। किंग लियर के बारे में फ्रैंक करमोड ने कहा है कि द प्ले ऑफर्स नीदर इट्स गुड कैरेक्टर नॉर इट्स ऑडियंस एनी रिलीफ फ्रॉम क्रूएल्टी, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं किंग लियर के वो अच्छा अपना रोल अदा किए हैं, और ना ही जो इनके ऑडियंस हैं उनको जो है क्रूअल्टी से कुछ रिलीफ महसूस होता है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये किंग लियर के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द कोट देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन इज फाउंड इन, ये कोट किसका है? ए द बॉर्डर्स, बी द एक्सकर्सन, सी लडामिया एंड डी द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। इसमें वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि देयर इज नीदर नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग ट्रांजिशनल एज हु वाज फेमस फॉर इमोशनल पोएट्री। ट्रांजिशनल एज में कौन जो है इमोशनल पोएट्री के लिए फेमस है? ए विलियम कॉलिंस, बी विलियम कूपर, सी विलियम ब्लैक एंड डी थॉमस ग्रे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विलियम कूपर। सॉरी, यहाँ विलियम कूपर नहीं है, ये नहीं होगा आपका, थॉमस ग्रे होगा। थॉमस ग्रे इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स्ड स्पिरिट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, दिस स्पीच इज बाय ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी जूलियस सीजर एंड डी लेडी मैकबेथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैमलेट। हैमलेट को लगता है कि जो घटनाओं के घटने का जो समय है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो इवेंट्स के घटित होने का जो समय है वह गलत है। परिस्थितियां वैसी नहीं बन पा रही हैं जैसी कि होनी चाहिए, यानी कि वो कोशिश करता है ना क्लाउडियस को मारने की, तो जिस टाइम को यूज़ करना चाहता है किल करने के लिए, वो टाइम उसको जो है सूटेबल नहीं मिलता है। इसलिए जो है वो कहता है कि द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ओ कस्ट स्पिरिट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच पोएट वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो।
कौन सा ऐसा पोएट है जो रूसो से काफ़ी प्रभावित है? ए कीट्स, बी वर्ड्सवर्थ, सी कॉलेज एंड डी शेली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बी वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ और जो रूसो हैं वो दोनों के विचारों में सिमिलरिटी है। जैसे कि वर्ड्सवर्थ और रूसो दोनों का मानना है कि जो बच्चे हैं वो किताबी ज्ञान और एकेडमिक ज्ञान से ज़्यादा वो बेहतर सीख सकते हैं नेचर से एक्सपीरियंस करके। यानी कि बोथ वर्ड्सवर्थ एंड रूसो बिलीव दैट चिल्ड्रेन शुड लर्न थ्रू रियल लाइफ experiences in nature rather than formal schooling। ठीक है, rather than formal schooling। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 14 जिसका करेक्ट आंसर था आपका वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच पोएम ऑफ ब्राउनिंग कंटेंट्स द फॉलोइंग लाइन, I was ever a fighter, to one fight more, the best and the last। A Porphyria's lover, B Prospice, C my last duchess and D last ride together। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रोस्पाइस, जो कि 1861 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सरोजिनी नायडूज पोएम द लोटस इज एड्रेस्ड टू ए एम के गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी एम ए जिन्ना एंड डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नायडूज पोएम द लोटस इज एड्रेस्ड टू एम के गांधी। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये तो आपका एम के गांधी है। ठीक है, तो और इसमें जो लोटस है, ठीक है, ये मेटाफर है किसके लिए? गांधी के लिए। लोटस इज मेटाफर फॉर गांधी एंड लोटस इज एसोसिएटेड विथ मिस्टिसिज्म एंड डिवाइनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ रोमांटिक एज? रोमांटिक एज का जो ग्रेटेस्ट जो इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है, वो क्या है? ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बी अमेरिकन रिवॉल्यूशन, सी रोमांटिक रिवॉल्यूशन एंड डी इंग्लिश रिवॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रोमांटिक एड का जो इवेंट है वो आपका क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। और भी इसमें जो आपके रोमांटिक एज में जो और भी आपके रिवॉल्यूशंस हुए हैं वो और भी कई हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, आपका इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और आपका जो है एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी भी है, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी यानी कि गुलामगिरी का के लिए जो रिवॉल्यूशन था और उसके लिए अंत के लिए प्रयास थे वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिवोल्ट अगेंस्ट ए ग्रीड, बी इलिटरेसी, सी एक्सप्लॉयटेशन एंड डी पॉलिटिकल अनरेस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लॉयटेशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो किसके अगेंस्ट था? फ्रेंच एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट था। इसमें और भी चीज़ें थी, जैसे आपका मोनार्की के अगेंस्ट था। ठीक है,
फिर आपका जो है इनइक्वालिटी के अगेंस्ट था, इनइक्वालिटी। फिर आपका जो है सोशल रिफॉर्म था, सोशल रिफॉर्म। फिर आपका इकोनॉमिक हार्डशिप के अगेंस्ट था, इकोनॉमिक हार्डशिप। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है इसका करेक्ट आंसर एक्सप्लॉयटेशन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका कब बिगेन होता है? ए मार्च 1570-80, बी 20 अप्रैल 1795, एंड सी 14 जुलाई 1798, एंड डी 14 जुलाई 1789। So correct answer is option number D, July 14, 1789. Next and last question, which incident is noted as starting of French Revolution? किस इंसिडेंट को जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका स्टार्टिंग माना जाता है? ए अटैक ऑन द बस्टाइल प्रिजन, बी अटैक ऑन द रॉयल प्लेस, सी अटैक ऑन द किंग, and D attack on the London prison. So correct answer is option number A, attack on the Bastille prison, and it was just symbolic beginning. ये क्या है आपका? सिम्बोलिक है, सिम्बोलिक बिगिनिंग है, सिम्बोलिक बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 47। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।